नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 21 फेब 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल। फिर हम डिस्कस करेंगे नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वाड मीटिंग के बारे में। और आज का लास्ट आर्टिकल आज का हमारा होने वाला है सांभर लेक से रिलेटेड। ऑलराइट, लेक्चर की शुरुआत करें उससे पहले मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले ब्रेक हो गया था हमारा। 3-4 दिनों से हम टॉपिक्स कवर नहीं कर पाए थे, आर्टिकल्स को डिस्कस नहीं कर पाए थे। ठीक है, कल जब फाइनली वीडियो आया हमारा, उसके बाद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने शिकायत की है कि सर लेक्चर रेगुलर आप रखें, या फिर अगर आप लेक्चर रेगुलर नहीं ला पा रहे हैं तो वीक में एक बार ले आएँ। देखिए, वीक रेगुलर लाने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं पिछले 4-5 महीनों से ये डेली लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। कभी भी एक या दो बार को छोड़ दिया जाए तो हमने कभी भी लेक्चर मिस नहीं किए हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई काम आ जाता है, पर्सनल काम हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड काम आ जाता है, कई बार प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई ना कोई काम हमें आ जाता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है ना, ब्रेक हो जाता है बीच में, 1 या 2 दिन का ब्रेक, मैक्सिमम 1 या 2 दिन का ब्रेक हमें देखने को मिलता है, इससे ज़्यादा कभी ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, संडे को भी मैं बहुत कम ही ब्रेक लेता हूँ, लेकिन बट स्टिल कोई ना कोई काम के कारण मैं रुक गया था और लेक्चर नहीं ले पा रहा था, तो उसके लिए आप लोग से मैं सॉरी बोलूँगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जो भी आर्टिकल्स आपके मिस हुए हैं वो आर्टिकल्स आपके आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करा दिए जाएंगे। देखिए क्या होता है ना, डेली हमारे पास डिस्कशन के लिए नए आर्टिकल्स नहीं होते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, रिपीटिशन होता है आर्टिकल्स का न्यूज़पेपर में भी, या फिर डेली के डेली कोई ऐसा आर्टिकल्स नहीं होता है जिसको हम डिस्कस कर सकें ना, वर्थ डिस्कशन के लिए वो आर्टिकल्स नहीं होते हैं। 1 या 2 आर्टिकल्स ही होते हैं कई बार। तो हम क्या करते हैं, जिस दिन कम आर्टिकल्स होते हैं ना, तो हम 1 या 2 आर्टिकल जो हमारे पुराने रह गए हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। ओके, ताकि आपके पुराने आर्टिकल्स भी मिस ना हो। ठीक है, चलिए, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, जो कि रिलेटेड है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट से। देखिए क्या कंटेस्ट है, रिसेंटली एक महिला है जिनका नाम है शबनम। ओके, उनके बेटे ने, उनका एक 12 साल का बेटा है, उन्होंने क्या किया है, प्रेसिडेंट के पास वो गया है और उसके अपनी माता के लिए पार्डनिंग मांगी है। ठीक है ना, उनकी माता को क्या होने वाला है, उनकी जो मदर्स हैं उनको डेथ सेंटेंस इशू की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, क्या हुआ है, शबनम जो है वो एक लेडी है और इन्होंने अपने फैमिली के अराउंड 7 मेंबर्स को मार दिया था। ठीक है ना, इन्होंने अपने लवर के साथ मिलकर अपनी ही फैमिली के 7 मेंबर्स को मार दिया था, और उसमें एक 10 महीने का बच्चा भी शामिल है। ठीक है, इसी कारण इन्हें क्या दिया गया, डेथ सेंटेंस दी गई है। अब क्या हुआ है, शबनम के पास सारे के सारे उनके जो भी लीगल रेमेडीज हुआ करती थी वो अब फिनिश हो चुकी हैं। अब उनके पास इकलौता ऑप्शन बचा है, जो कि है प्रेसिडेंट के द्वारा अगर उन्हें पार्डन मिल जाती है तो वो बरी हो जाएंगी, अन्यथा वो देश की ऐसी पहली वुमेन होंगी जिन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर यह है जो आपको याद रखना है, इंडिया में मथुरा जो है वहां पर एक लौती जेल है इंडिया में, जो कि क्या करती है, वुमेन्स के लिए, वुमेन्स की हैंगिंग के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। अगर किसी वुमेन को डेथ सेंटेंस मिली है तो उनको हैंग कहां पर किया जाता है, मथुरा में हैंग किया जाता है। ठीक है, एक लौती जेल है ये पूरे इंडिया की। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो यहां से निकल कर आता है वो क्या है कि प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर क्यों दी गई है। ये तो जुडिशरी का काम है ना, हमारी जुडिशरी डिसाइड करती है कि किस व्यक्ति को सजा होगी, कौन सा व्यक्ति जो है वो बाइज्जत बरी हो जाएगा। तो फिर पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट का क्या मोटिव है, क्यों इसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। देखिए, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये है, क्या होता है ना, हम सभी इंसान कोई ना कोई गलती हमेशा करते हैं। ठीक है ना, वी आर नॉट परफेक्ट। इसी प्रकार से भी कभी ना कभी हो सकता है कि शायद जुडिशरी में जो लोग हैं वो भी परफेक्ट नहीं है, उनसे भी कोई ना कोई गलती हो सकती है। तो कभी जुडिशरी की मिस्टेक्स के कारण, या फिर उस व्यक्ति को जिसको क्या किया गया है, डेथ सेंटेंस दी गई है, हो सकता है कि उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं हो कि वो अपने आप को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाया हो, उसे हो सकता है अच्छा वकील ना मिला हो। ठीक है, उसके खिलाफ सबूत कम हो। ठीक है, या फिर कोई ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स में वो आ गया हो जिसके कारण उसे सजा दी गई हो। तो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है, इस प्रकार की सिचुएशन में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए एक आखिरी मौका होता है। ऑलराइट, ठीक है,
चलिए, अब प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर्स हैं वो कहां पर मेंशन है, तो वो मेंशन है आर्टिकल 72 में, ठीक है ना। ये याद रखिएगा आप, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स मेंशन है। कितने टाइप की पार्डनिंग पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास, तो देखिए टोटल पार्डनिंग पावर्स 5 होती हैं। एक एक करके पांचों की पांचों पार्डनिंग पावर को समझ लेते हैं। सबसे पहली पार्डनिंग पावर है जिसका नाम है पार्डन। पार्डन का क्या मतलब होता है, इस पावर का जब प्रेसिडेंट यूज करता है तो एक व्यक्ति को उसके सारे क्राइम से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ऐसा होता है कि उस व्यक्ति ने कभी कोई क्राइम किया ही ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई भी पनिशमेंट मिली हो, आपको चाहे डेथ सेंटेंस मिला हो, चाहे आपको लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट मिला हो, या फिर 4-5 महीनों की भी सजा मिली हो, या फिर 2-3 साल की सजा मिली हो, किसी भी प्रकार की आपको पनिशमेंट मिली हो, अगर प्रेसिडेंट आपको पार्डन कर देता है तो आपकी सारी की सारी पनिशमेंट जो होती है वो नल एंड वॉइड हो जाती हैं और आप एक फ्री मैन की तरह वापस बाहर आ सकते हो। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की पार्डनिंग पावर होती है वो होती है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या होता है, इस पावर का यूज करके प्रेसिडेंट आपकी एक पनिशमेंट को एक लाइटर वर्जन में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डेथ सेंटेंस मिली है तो प्रेसिडेंट क्या करता है, आपकी डेथ सेंटेंस को वो कन्वर्ट कर सकता है रिगरस इंप्रिजनमेंट में, ठीक है ना, या फिर लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट में चेंज कर सकता है। या फिर आपको रिगरस इंप्रिजनमेंट मिला हो। रिगरस इंप्रिजनमेंट का क्या मतलब होता है, ये यहां पर आपको क्या किया जाता है ना, एक काल कोठरी में, जो जिसके कहते हैं एक ब्लैक होल टाइप का, ठीक है, एक छोटा सा रूम होता है जहां पर रोशनी तक नहीं आती है, उस रूम में आपको रखा जाता है जेल के अंदर। आपको लोगों से मिलने नहीं दिया जाता है, ठीक है, किसी भी प्रकार के आउटसाइड वर्ल्ड से आपको कांटेक्ट में नहीं लेके आया जाता है, ठीक है। आप बस उसी रूम में रहिए, अकेले रहिए। इस प्रकार की पनिशमेंट होती है रिगरस इंप्रिजनमेंट। ओके, इसको कन्वर्ट कर सकता है प्रेसिडेंट सिंपल इंप्रिजनमेंट में। बढ़िया आप जेल में घूमिए, बढ़िया योगा वगैरह कीजिए, ठीक है, किताबें पढ़िए, सारे काम कीजिए, ठीक है। ये इस टाइप की पनिशमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जहां पर कन्वर्ट की जा सकती है आपकी पनिशमेंट, उसे क्या बोला जाता है, कम्यूटेशन। ऑलराइट, इसके बाद अगला टाइप होता है रिप्राइव। रिप्राइव में क्या होता है, एक्चुअल में कोई ये पार्डन नहीं है। यहां पर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपकी डेथ सेंटेंस आपको सुप्रीम कोर्ट से इशू करा दी गई है, ठीक है ना। अब आपके पास लीगल मींस खत्म हो चुके हैं। अब आपके पास क्या मौका बचा है, सिर्फ प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर बची है। ओके, अब प्रेसिडेंट को भी टाइम लगता है डिसीजन देने में, ठीक है ना, तुरंत ही प्रेसिडेंट जो है आपको डिसीजन नहीं दे देता। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इश्यू की गई जो डेट होती है उसके ऊपर होल्ड लगा दिया जाता है, ताकि व्यक्ति को एक मौका मिल जाए कि वो प्रेसिडेंट के पास जाकर अपना केस रख सके, ठीक है। तो रिप्राइव में क्या होता है, एक टेम्पररी सस्पेंशन हो जाता है, आपकी जो डेथ सेंटेंस है वो डिले हो जाती है कुछ दिनों के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला होता है रिस्पाइट। रिस्पाइट में क्या होता है, स्पेशल ग्राउंड्स पर आपकी पनिशमेंट को लेसर पनिशमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप एक प्रेग्नेंट वुमेन है, ओके, या फिर आप डिसेबल्ड हैं, किसी प्रकार से फिजिकल या फिर मेंटली डिसेबल्ड हैं, ओके, या फिर कोई और अदर ग्राउंड्स हैं आपके पास, आप चाइल्ड हैं, बच्चे हैं छोटे, ठीक है ना। इस टाइप के ग्राउंड्स होते हैं, उन स्पेशल ग्राउंड्स पर आपको क्या किया जाता है, आपकी पनिशमेंट को लेस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, या फिर आपको बरी भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है रेमिशन। रेमिशन में क्या होता है, आपकी पनिशमेंट का टाइम पीरियड कम हो जाता है, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा, रेमिशन में और कम्यूटेशन में डिफरेंस होता है। कम्यूटेशन में क्या होता है, एक टाइप की पनिशमेंट को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। रेमिशन में क्या होता है, जो पनिशमेंट आपको दी गई है वो सिमिलर होती है, पनिशमेंट का टाइप चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 साल के लिए जेल हुई है, ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड 6 मंथ कर दिया जाएगा। ऑलराइट, ठीक है ना, ये डिफरेंस होता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड। क्या पार्डनिंग पावर सिर्फ प्रेसिडेंट को दी गई है इंडिया में, तो बिल्कुल नहीं। पार्डनिंग पावर जो है इंडिया में गवर्नर के पास, जो स्टेट का गवर्नर होता है उसके पास भी पार्डनिंग पावर्स होती हैं। तो क्या गवर्नर की पार्डनिंग पावर और प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर दोनों सिमिलर होती हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। दोनों की पार्डनिंग पावर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। सारी बातें हमने जो डिस्कस की वही सेम की सेम बातें गवर्नर के पास भी होती हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पे क्या डिफरेंस है, गवर्नर, प्रेसिडेंट जो होता है वो कोर्ट मार्शल, ठीक है। कोर्ट मार्शल क्या होता है आपको पता होगा, जो हमारे आर्मी या फिर मिलिट्री के पर्सनल्स होते हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी वगैरह के, इनके ऊपर सिविल कोर्ट्स के जुरिडिक्शन लागू नहीं होते हैं, इनके ऊपर कोर्ट मार्शल चलता है। अगर किसी ऑफिसर ने, फॉर एग्जांपल किसी मेजर या फिर कर्नल या कैप्टन वगैरह ने कोई क्राइम किया, तो वो हमारी जो नॉर्मल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होती है ना,
इनमें उसके खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा। उसके खिलाफ केस कहां पर चलेगा? कोर्ट मार्शल होगा उसका। कोर्ट मार्शल में क्या होता है, जो जज वगैरह होते हैं ना, वो भी आर्मी के ही लोग होते हैं। ऑलराइट, ठीक है। ये मेंशन है अंडर आर्टिकल 171। कोर्ट मार्शल नहीं, जो पनिशमेंट दी जाती है ना, पार्डनिंग पावर जो है गवर्नर की, वो आर्टिकल 161 में मेंशन है। इसमें क्या है, गवर्नर कोर्ट मार्शल को पार्डन नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल को भी पार्डन कर सकता है। ऑलराइट, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद प्रेसिडेंट जो है आपको कंप्लीट पार्डन दे सकता है। किससे? आपको अगर डेथ सेंटेंस दी गई है तो प्रेसिडेंट आपको कंप्लीट पार्डन दे सकता है डेथ सेंटेंस से, लेकिन गवर्नर आपकी डेथ सेंटेंस को चेंज नहीं कर सकता। ऑलराइट, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या जो पार्डनिंग पावर दी गई है गवर्नर और हमारे प्रेसिडेंट को, क्या वो अपनी खुद की मर्जी से इन पावर का यूज कर सकते हैं किसी के ऊपर भी? तो बिल्कुल भी नहीं। प्रेसिडेंट जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर वर्क करता है। उसी प्रकार जो गवर्नर होता है वो भी स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एडवाइस पर वो काम करता है, ठीक है। एक वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस में कहा था, ये पूरा सुधाकर केस में उन्होंने ये बोला है कि जो पार्डनिंग पावर होती है गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट की, वो अंडर जुडिशियल रिव्यू आती है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना, अगर आपको ऑप्शन पूछा जाए कि क्या पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर अंडर जुडिशियल रिव्यू, तो यस दे आर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में, ठीक है। देखिए क्या कंटेस्ट है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के द्वारा जो हम एनर्जी वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं, ये किस प्रकार की एनर्जी होती है? तो देखिए सबसे पहले तो हाई एनर्जी डेंसिटी, यानी कि बहुत अच्छे अमाउंट में हमें एनर्जी मिल जाती है हाइड्रोजन का यूज करके। उसके साथ साथ जो एनर्जी हम हाइड्रोजन से प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होती है? वो क्लीन फ्यूल होता है, ठीक है। जिस प्रकार से कार्बन बेस्ड जो हमारे फ्यूल होते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन वगैरह, ये क्या करते हैं? ये पॉल्यूशन करते हैं। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन का यूज करेंगे एज अ फ्यूल तो किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन वगैरह हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसी कारण क्या होता है ना, बहुत सारी कंट्रीज अभी एक प्रकार की रेस में लगी हुई हैं कि कौन कितनी अच्छी से हाइड्रोजन एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। उसी के रिस्पेक्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने भी नेशनल हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की है, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें? क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें हाइड्रोजन का यूज करके, ठीक है। अब इस रिगार्ड में इंडिया के कौन कौन से एफर्ट्स रहे हैं, तो देखिए इंडिया ने रिसेंटली जो हमारा बजट आया था 2021 का, 2021 का जो हमारा बजट है, रिसेंट जो बजट हमारा पास हुआ है, उसमें क्या बोला गया है? उसमें हमने बोला है कि हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के ऊपर वर्क करेंगे। हाइड्रोजन के द्वारा जो जनरेशन होगा एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का, उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे और ग्रीन पावर रिसोर्सेज का यूज करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी होने वाली है वो क्या करेगी? ड्राफ्ट वगैरह वो इशू करेगी, किसके लिए? नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए, ठीक है ना, फाइनलाइज करेगी इस मंथ के एंड तक, ठीक है, जिसको अप्रूव किया जाएगा यूनियन कैबिनेट के द्वारा। तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत हमारी कंट्री में होने वाली है। ओके, लेकिन अब इस मिशन के पहले, ठीक है ना, इस टारगेट को अचीव करने के लिए, हाइड्रोजन का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के सामने, ठीक है। वो चैलेंज है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। क्या इशू है? देखिए हाइड्रोजन को जब हम प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन से एनर्जी जब हम प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके लिए ना बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। क्यों खर्चा आ जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ईजिली हमारे इन्वायरमेंट में नहीं पाया जाता, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो बहुत कम हमारे इन्वायरमेंट में हमें देखने को मिलता है, पाया जाता है। तो अब हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना, उससे एनर्जी को प्रोड्यूस करना, ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। ऑलराइट, इतना ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है जितना वो वापस नहीं ला पाता। क्लीन एनर्जी का यूज कर रहे हैं तो उसको हम बेचकर भी उतना ज्यादा पैसा वापस नहीं ला पाते हैं, उसके ऊपर खर्चा ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, आमदनी अठनी खर्चा रुपया, वो वाली बात हो जाती है हाइड्रोजन फ्यूल के साथ। तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ताकि हम ऐसी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर सकें जो कि चीप रेट पर हाइड्रोजन एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। अब रही बात हाइड्रोजन फ्यूल क्या होता है। देखिए हाइड्रोजन जो एनर्जी है वो हम हाइड्रोजन एटम का यूज करके प्रोड्यूस करते हैं। ऑलराइट, हाइड्रोजन आपको पता होगा हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे लाइटेस्ट और फर्स्ट एलिमेंट, सबसे हल्का और फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल का। ऑलराइट, ये इतना ज्यादा लाइट है, एयर से भी ज्यादा लाइट होने के कारण ये क्या हो गया है, हमारे इन्वायरमेंट से
स्केप कर चुका है, हमारे एटमॉस्फेयर से इसने स्केप कर लिया और बाहर जा चुका है, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन जो है सिर्फ स्पेस में पाया जाता है। अगर हम बात करें हमारे अर्थ सरफेस पे, तो यहां पर तो ये बिल्कुल एकदम ना के बराबर पाया जाता है। बहुत कम अमाउंट में आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा अर्थ सरफेस पर, ठीक है। हाइड्रोजन का जो ऑकरेंस है अर्थ पर तो ये बहुत कम पाया जाता है, लेकिन यूनिवर्स में ये बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में पाया जाता है। हमारा जो पूरा सन है, दूसरे अदर प्लैनेट्स हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन से ही एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन वगैरह की जो प्रोसेस है वो हाइड्रोजन के ही द्वारा होती है। जो अपने सन है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है सन, वो भी हाइड्रोजन की ही मदद से प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बट अर्थ पर नहीं पाया जाता हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हम बात करें अर्थ पर ये किस फॉर्म में पाया जाता है, तो अर्थ पर ये वाटर की फॉर्म में पाया जाता है। आपको पता होगा वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो ये जो H है ये क्या है, ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन अर्थ पर वाटर के फॉर्म में पाया जाता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में, नेसेंट हाइड्रोजन के फॉर्म में अर्थ पर नहीं पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन को जो है वो दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। गैस के फॉर्म में भी आप इसको यूज कर सकते हो और लिक्विड के फॉर्म में भी आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसको लिक्विड के फॉर्म में यूज करना है तो टेम्परेचर आपको कितना रखना पड़ेगा, टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा -2.8 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत कम आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्रायोजेनिक टेम्परेचर, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा क्रायोजेनिक इंजन्स के बारे में भी। इनका यूज हम कहां पर करते हैं, सोचिए जरा, स्पेस टेक्नोलॉजी में, ठीक है। जो हम अपने स्पेस क्राफ्ट वगैरह भेजते हैं स्पेस में, वहां पर हम क्रायोजेनिक इंजन्स का यूज करते हैं, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है वहां पर। तो हाइड्रोजन आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए, ठीक है ना। आप इससे एनर्जी तो प्रोड्यूस कर सकते हो, साथ ही साथ आप इससे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो जिससे आप अपने स्पेस शिप को वगैरह को भी एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सको। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि रिलेटेड है क्वाड मीटिंग से। क्या कंटेस्ट है, रिसेंटली जो क्वाड ग्रुप है इसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई है। क्वाड के मेंबर्स कौन कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, ये 4 कंट्रीज क्वाड की मेंबर है, ओके। और इन्हीं की अभी मीटिंग रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुई है, ठीक है। इस मीटिंग की अगर हम बात करें तो कुछ हाइलाइट्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हुआ है इस मीटिंग में। वो है कोविड-19 के बारे में। सबसे पहला डिस्कशन कोविड-19 के बारे में देखने को मिला, ठीक है। किस प्रकार से डील किया जाए, वैक्सीन वगैरह जो है वो अफोर्डेबल कैसे बनाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनका डिस्पोजल कैसे हो। उसके बाद काउंटर टेररिज्म को कैसे काउंटर किया जाए। मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो हमारा ओशन वाटर है उसकी सिक्योरिटी बनाने के लिए डिस्कशन हुआ है इस मीटिंग्स में, ओके। उसके बाद फिर एक दूसरी कंट्री की जो इंटीग्रिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, यानी उसको रिस्पेक्ट देना, सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे के मैटर में इन्वॉल्व ना होना, उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ है, ठीक है। फिर लास्ट में एक कॉमन विजन फॉर फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन विथ क्लियर सपोर्ट फॉर एशियन कोहेजन एंड सेंट्रलिटी, ठीक है ना। एक कॉमन विजन के साथ हम आगे बढ़े, ठीक है। जो एशियन जो पूरा एक एरिया ग्रुप है, उन ग्रुप्स को साथ में लेकर आगे बढ़े, उनको सपोर्ट कर सकें, ठीक है। अब रही बात सिग्निफिकेंस क्या है इस मीटिंग का, तो देखिए पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं क्वाड के बारे में। इसका सिग्निफिकेंस है काउंटरिंग चाइना। चाइना को काउंटर करने के लिए इस ग्रुप को देखा जाता है, ठीक है। चाइना ने तो इसको क्या बोला है, मिनी नाटो बोला है। नाटो आपको पता होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर यूएसए और उसकी अलाइड कंट्रीज होती हैं, ठीक है। वैसे ही क्वाड को मिनी नाटो बोला जाता है। यहां पर भी एक मिनी नाटो है एक, ठीक है। क्वाड का क्या फुल फॉर्म है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें मेंबर कौन कौन है, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये इसके मेंबर्स हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए इसकी शुरुआत जो है ना, इसकी एक पीछे एक पूरी जर्नी रही है। एकदम से क्वाड की शुरुआत नहीं हो गई। पहले क्या हुआ था, 2007 में फर्स्ट टाइम जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे, पहले हुआ करते थे, अब इन्होंने रिजाइन कर दिया है हेल्थ इश्यूज पर, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, फर्स्ट टाइम इस ग्रुप को बोला था कि एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए क्वाड नाम से, जो क्या कर पाए, चाइना को काउंटर बैलेंस कर पाए, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ, चाइना ने बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह क्रिएट किया, तो उस कारण इस ग्रुप को फॉर्म नहीं किया जा सका, ठीक है। फिर इसके बाद 2017 में फर्स्ट टाइम क्वाड जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, ओके। और 2020 में यानी कि लास्ट ईयर क्वाड की जो कंट्रीज हैं उन्होंने पहली बार मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि रिलेटेड है सांभर लेक से।
सबसे पहला पॉइंट, सांभर लेक कहां पर है? तो राजस्थान में है सांभर लेक। ओके, स्टेट गवर्नमेंट, रिसेंट कंटेस्ट क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है राजस्थान की, उन्होंने अभी डिसाइड किया है कि सांभर लेक के आसपास कुछ नए टूरिस्ट पॉइंट्स को डेवलप किया जाएगा, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, अगर हम सांभर लेक की बात करें, कंटेस्ट आपका बस यहीं तक था। ठीक है, अगर हम सांभर लेक की बात करें तो ये आपके स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर आता है, और स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर इसे डेजर्ट सर्किट में रखा गया है। इस स्कीम को हम डिस्कस कर चुके हैं अपने जो हमारा स्कीम वाली लेक्चर सीरीज है, वहां पर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। वहां पर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे अलग अलग सर्किट्स वगैरह बनाए गए हैं, रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट। उसी प्रकार से एक डेजर्ट सर्किट भी है। डेजर्ट सर्किट में कौन आता है? सांभर लेक आती है। ठीक है, चलिए, सांभर लेक कहां पर लोकेटेड है? तो राजस्थान में लोकेटेड है। राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है सांभर लेक। इसके अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो ये, अगर हम लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक की बात करें इंडिया में, तो वो तो आपको पता होगा, वो चिलिका लेक है। ठीक है, लेकिन चिलिका लेक जो है वो कोस्टल लेक है, वो कोस्ट के बहुत ज्यादा करीब है। लेकिन अगर हम इनलैंड वाटर लेक की बात करें, सॉल्ट लेक की बात करें, तो ये जो है सांभर लेक, ये इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है। ठीक है, उसके बाद सांभर लेक जो है वो एक रामसर साइट भी है। ओके, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट की साइट में इसको इंक्लूड किया गया है। कब इंक्लूड किया गया था? 1990 में इसको इंक्लूड किया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये जो लेक है, इसको 6 रिवर्स से वाटर मिलता है। कौन कौन सी है वो रिवर? सामोद, खरी, मानथा, कंडेला, मेड़था और रूपांगड़। ये 7 रिवर्स हैं जो कि वाटर प्रोवाइड करती हैं इस लेक को। ठीक है, यहाँ का जो वेजिटेशन है वो कैसा है? ज़ेरोफाइटिक है, यानी कि मोस्टली जो ड्राई कंडीशन में जिस प्रकार के जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, कैक्टस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, वो इस एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, फौना वगैरह की हम बात करें तो ये बहुत फेमस है अपनी बर्ड्स की स्पीशीज़ के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह आती हैं। ओके, 2019 में ये लेक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ हो गई थी। सॉल्ट वगैरह का प्रोडक्शन यहाँ से किया जाता है। और इसके पास में जो प्लेसेस हैं वो कौन सी हैं? शाकांबरी देवी टेम्पल, सांभर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह हैं, जो काफ़ी फेमस है यहाँ के टूरिस्ट पॉइंट्स के हिसाब से। ठीक है, अगर हम रिसेंट प्लान की बात करें कि जो राजस्थान की गवर्नमेंट है वो किस प्रकार का प्लान लेकर आ रही है सांभर लेक के लिए, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? न्यू टूरिस्ट पॉइंट को डेवलप किया जा रहा है। उसके साथ साथ सॉल्ट ट्रेन, यानी कि क्या किया जाएगा, जो सॉल्ट वगैरह है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए एक बढ़िया से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। उसके बाद सॉल्ट म्यूजियम, कारावन पार्क, बाइसिकल ट्रैक एंड गार्डन्स वगैरह को फाइनलाइज किया जाएगा। उसके साथ साथ जो इलीगल प्रोडक्शन होता है सॉल्ट का, उसको भी रोका जाएगा। ठीक है, सो गाइज, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की शिकायत हो, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, हर बार रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, तो आप ये ना समझे कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ रहा हूं। मैं आपके कमेंट्स डेली पढ़ता हूं। ठीक है, तो प्लीज आप इंटरेक्टिव रहें। कोई भी आपको इश्यू आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।